और मेरे को फील नहीं हो रहा, उसको हो रहा है आधा आधा आधा, ऐसे ऐसे आवाज लगाता था। एंटिटी थी उसमें भाई, मेरा बॉडी भी टच करने लग गई। तो लगा कि मेरे बेड पे मेरे साथ कोई और भी सोया हुआ है। हाथ लगाया और आवाज आ रही है। मेरे को पूरा पूरा महसूस होता है किसी का वेट मेरे पूरे शरीर पे आ रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। एक टैगलाइन बड़ी फेमस हो रही है, भाईचारा ऑन टॉप। मतलब भाइयों में किसी भी तरीके की चीजें चलती हैं, मजाक मस्ती, हंसना खेलना, ऐसे डार्क सीक्रेट्स शेयर करना जो आप कहीं और नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभार ऐसे ही भाई आपकी लुटिया डुबो देते हैं। मतलब कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। अब ये कहावत आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है, क्योंकि आज की जनरेशन में जो लड़के हैं वो एक दूसरों पे अंधा भरोसा करते हैं। कुछ गलतियां मेरे से भी हुई है, ऐसी गलतियां जो मैं नहीं चाहता कभी किसी से हो। हमेशा हम ये समझ लेते हैं कि जिस इंसान को हम भाई बोल रहे हैं वो सच में हमारा भाई है, लेकिन कभी कभार वही भाई हमें एक ऐसी जगह पर पहुंचा देता है जहाँ से हम कभी वापस नहीं आ पाते, और उसे कहते हैं पैरानॉर्मल की दुनिया। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें शेयर किया बादल ने। बादल जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। एग्जैक्ट लोकेशन मैं नहीं बताऊंगा प्राइवेसी मेथड्स की वजह से। बादल ने बताया कि भाई पूरा इंसिडेंट हुआ 2023 में। मैं और जिनके घर पे मैं रेंट पे रहा करता था बहुत पहले से, मतलब बादल ने ये बताया कि अक्षय भाई जिस इंसान के फ्लैट पे मैं रेंट पे रहा करता था बचपन से, उसका नाम है अमित। मेरा एक ऐसा दोस्त, मेरा भाई, जिससे मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया। हमारा स्कूल एक साथ कटा, हम कॉलेज एक साथ गए और हम बैठ के स्मोकिंग भी एक साथ किया करते थे। मतलब एक गलत हैबिट जो कभी भी मैं किसी को नहीं चाहूँगा कि वो लोग इसे अडेप्ट करें। बट बादल ने बताया कि भाई मैं कोई भी लेयर को नहीं रखना चाहता, मतलब मैं कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहता। जो मेरे साथ हुआ मैं कभी नहीं चाहता किसी और के साथ हो। बादल ने अपने पूरे रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई, मेरा एक दोस्त जो मेरे लिए मेरी जान, अमित, हमेशा हम दोनों साथ में रहे। अपने सारे डार्क सीक्रेट्स हमने एक दूसरे के साथ शेयर किए। मेरे परिवार में मेरे पापा नहीं है, मेरा भाई और मम्मी, और उसके परिवार में उसके पापा, मम्मी, भाई और एक बहन। हमारे घर पे आना जाना इसी तरीके से होता था, क्योंकि मैं ऊपर वाले फ्लोर पे रहता था, तो कभी भी मैं अमित के पास चला जाता था और फिर वहाँ से हम प्लान करते थे कि यार बाहर चलते हैं, कहीं पे स्मोकिंग करके आते हैं। अब जैसे लड़के एक अड्डा बना लेते हैं स्मोकिंग करने के लिए, वैसे इन्होंने भी एक अबैंडेंड घर पकड़ा हुआ था। एक ऐसा घर जो बहुत ही ज़्यादा खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं था। उस घर के बगल में एक ग्राउंड था और ग्राउंड के बगल में एक पीपल का पेड़। रोज़ अक्सर शाम को ये लोग वहाँ पर स्मोक करने जाया करते थे। अपने घर वालों को आज तक इन्होंने पता नहीं चलने दिया कि इनके अंदर ये स्मोकिंग की हैबिट है, लेकिन यूथ के अंदर ये चीज़ें जिस तरीके से पनपती जा रही है वो आगे जाके उनको बहुत दिक्कत देने वाली है। पूरे इंसिडेंट में बादल ने यही बताया कि अक्षय भाई, मैं अमित से बहुत ज़्यादा क्लोज था और हम डेली शाम को निकलते थे अपने ट्यूशन्स वगैरह करने के बाद, कॉलेज के बाद। हमेशा हमारा यही प्लान होता था कि हम चुपचाप घर से पैसे लेंगे और कुछ खाने के बहाने बाहर निकलेंगे और अपना स्मोकिंग करने अबैंडेंड घर में जाएंगे, मतलब उसी घर में जाने वाले। जब ये दोनों वहाँ पे पहुँचते थे तो आपस में खूब मस्ती मजाक किया करते थे। डेली इनका वहाँ पे जाना हुआ करता था। छुट्टी वाले दिन लगभग ये उसी अबैंडेंड घर में अपना पूरा टाइम काटा करते थे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आगे बढ़ने से पहले हाईलाइट करना चाहूँगा आपको कि अभी तक इन लोगों ने कभी भी इस जगह पर नेगेटिविटी महसूस नहीं की। हालांकि बादल ने बताया कि अक्षय भाई, हमारे अलावा यहाँ पर आता जाता भी कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था ये अड्डा सिर्फ हमें ही पता है, लेकिन आगे जाके इस जगह से इनकी यादें ऐसे जुड़ने वाली थी जो जिंदगी भर अपनी यादों से कभी मिटा नहीं सकते थे। एक शाम की बात है जब ये दोनों अपने कॉलेज से लौटते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और फिर प्लान करते हैं कि शाम को अबैंडेंड घर के वहाँ पे जाके ये लोग स्मोक करेंगे। दोनों ने प्लान करा और दोनों टाइम के हिसाब से पैदल पैदल निकल गए। इनके घर से वो जगह 1.5 से 2 किलोमीटर थी। दोनों ने सिगरेट्स वगैरह उठाई और दोनों उसी लोकेशन पर पहुँच गए। वहाँ पर जाने के बाद अचानक से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश जैसे ही वहाँ पर शुरू हुई, ये लोग खाली घर के पास पहुँचने से पहले उस पीपल वाले पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। खुद को बचाने के लिए उस पेड़ के नीचे खड़े रहते हैं। तभी बादल नोटिस करता है कि अमित अपनी जेब में पता नहीं क्या टटोलने लग रहा है। फिर एकदम से याद आता है कि अच्छा, लाइटर तो अमित के पास ही रखा है। लेकिन इस जगह पर खड़े होके बादल ने देखा कि अमित ने अपनी जेब में हाथ डाला और वहाँ से लाइटर नहीं निकले, वहाँ से 2 अगरबत्ती निकली।
इस टाइम पर बादल बहुत ज़्यादा हैरान थे कि अमित की जेब में ये 2 अगरबत्ती आई कहाँ से। बादल ने अमित से पूछा भी कि भाई ये तू अपने घर से लेके आया, और अमित का रिएक्शन ये था कि यार मुझे नहीं पता मेरी जेब में 2 अगरबत्ती आई कहाँ से। तो उस टाइम पर बादल ने बोला कि चल छोड़ना, इन्हें फेंक दे और हम घर की तरफ चलते हैं, मतलब अबेंडेंट घर की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे बादल को इस पीपल वाले पेड़ से नेगेटिविटी का एहसास आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन बादल के बार बार बोलने पे भी अमित ने इस चीज़ पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया। अमित ने वो अगरबत्ती निकाली और उसने क्या करा, पीपल के पेड़ के नीचे उन अगरबत्तियों को गाड़ दिया, उन्हें जलाया और फिर वहाँ से ये दोनों रफा दफा हो गए। अब ये चीज़ बादल के जहन में बैठ चुकी थी कि ये अमित ने ठीक नहीं किया। मतलब क्या ज़रूरत थी कि अगर उसकी जेब में कोई चीज़ है तो उसे पीपल के पेड़ के नीचे इस तरीके से भोग के रूप में देने की। आज भी बादल ये सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है कि अमित से ये गलती हुई कैसे, क्योंकि आगे जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और डरावनी होने वाली है। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक इंसान ऐसी गलती करके अपने घर आता है तो चीज़ें होने में वक्त लगता है, लेकिन जैसे ही अगरबत्ती पीपल के पेड़ के नीचे लगाई अमित ने और वो घर की तरफ निकलता है, तभी वो बादल से बोलना शुरू करते हैं कि यार पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वॉमिटिंग आएगी। उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है और बादल ने इन सारी तारों को आपस में जोड़ा ही नहीं कि ये पीपल के पेड़ के नीचे लगाई अगरबत्ती से कुछ हो सकता है। उन्हें लगा यार शायद बारिश में भीग गए हैं इसलिए थोड़ा सा हो रहा होगा, कुछ बीमारी वगैरह, वायरल वगैरह। तो बादल ने भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अमित जब अपने घर वापस आता है तो रात को ही अमित के साथ अजीब अजीब सी हरकतें स्टार्ट हो जाती है जो वो अगले दिन बादल को बताते हैं। अमित ने बादल को बताया जिस रात वो अपने घर पहुंचे, जब बादल उनके ऊपर वाले फ्लोर पे थे अपने घर पे, रेंट पे, तभी अमित को उनके एक मरे हुए भाई दिखते हैं। एक ऐसे भाई जो काफ़ी टाइम पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, और वो भाई बार बार अमित को बोल रहे थे कि तुम मेरे साथ चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। अमित ने उस रात को तो कैसे न कैसे झेल लिया। अमित उस टाइम पर अपने मम्मी पापा और भाई के बीच में ही सोया करते थे, तो डर का एहसास थोड़ा कम था। लेकिन जिस तरीके से अमित ने बादल को डरते डरते सब कुछ बताया कि भाई मुझे मेरा मरा हुआ भाई दिख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, बादल ने सबसे पहले ये रियायत उनको दी कि एक काम करो, आप अपनी मम्मी पापा से ये चीज़ डिस्कस करो कि आपके साथ ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अमित को लगा कि मैं ये चीज़ बताऊंगा कि मैंने स्मोकिंग करते टाइम ये सब कुछ करा है तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। उन्होंने इस बात को अपने तक रख लिया। क्या ये सही था? यह आपको जब आगे पता चलेगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। अमित ने ये चीज़ें अपने तक रखनी समझी। उन्हें लगा कि शायद मैं घर पे बता दूंगा तो बहुत बड़ा कलेश हो सकता है। अगले दिन ये दोनों कॉलेज पहुंचते हैं और वहाँ पर अमित ने अपनी सारी चीज़ें बादल के सामने रखी कि मुझे मरा हुआ कज़न मेरा ऐसे ऐसे दिख रहा है। बादल ने बोला कि अपने मम्मी पापा को बता दे, और एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें अमित के दिमाग में चल रही थी कि मैं मम्मी पापा को क्या बताऊँ कि मैं क्या करने गया था और क्या करके आ गया हूँ। बादल ने काफ़ी फोर्स करा लेकिन अमित ने अपने घर पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इसके बाद अमित आते हैं अपने घर पे और उन्हें लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। दिन में उन्हें कुछ भी ऐसा फील नहीं होता था, लेकिन जैसे ही शाम होती थी वैसे ही अमित के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती थी। और आज रात वही थी जब ये गड़बड़ पीक पे जाने वाली थी। अमित अपने घर पहुंचे और उन्होंने अगले दिन बादल को बताया कि भाई जिस शाम मैं तेरे से अलग होकर घर पहुंचा उस दिन मेरे घर में मुझे मरे हुए लोग घूमते दिखने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे ही पित्र हैं, मेरे ही पता नहीं कौन जान पहचान वाले हैं। अमित रात को इतना डर गए उन्होंने सुबह उठती अपने घर वालों को बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अमित के घर वालों ने सुनते ही बिल्कुल भी देर नहीं बरती और सीधा एक पंडित के पास चले गए। उन पंडित जी के पास जाके अमित ने सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। वो जो पंडित जी थे उन्होंने अपनी तरफ से कुछ तिलक लगाया, भभूत दी और बोल दिया कि बेटा अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम घर वापस जा सकते हो। अमित अपने घर वालों के साथ वापस आ रहे थे। मन में घबराहट चल रही थी और दिमाग में ये चल रहा था कि क्या सही में मेरे ऊपर से बला टल गई है, लेकिन ये सिर्फ एक वहम था। जैसे ही अमित अपने घर वालों के साथ घर पहुंचते हैं उनको फिर दोबारा वही उनके मरे हुए कज़न और वही मरे हुए लोग पूरे घर में मंडराते दिखते हैं। अमित को लगा कि शायद ये मेरा वहम है, अब मैं अपने घर वालों को नहीं बताऊंगा। मेरे पास चंदन है, मेरे पास भभूत है, मेरे पास तिलक है, मैं कैसे भी टैकल करने की कोशिश करूंगा। पूरी रात अमित सोने की कोशिश करते हैं और उनके आगे पीछे यही मरे हुए लोग मंडराते घूमते हैं जिन्होंने अपना देह त्याग दिया था। अमित इतनी बुरी तरीके से डर गए, इतनी बुरी तरीके से डर गए कि उनसे पूरी रात कटी ही नहीं। सुबह उनकी हालत देख के घर वालों ने साफ साफ पूछ लिया कि हुआ क्या है। अमित ने साफ साफ बता दिया कि जब से मैं आया हूँ ये चीज़ें मेरे साथ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये दोबारा एक अलग पंडित जी के बारे में पता करते, एक पुरोहित के बारे में पता करते और अमित के घर वाले अमित को लेकर वहाँ पहुँचते। अमित से सारी चीज़ें पूछी जाती है और अमित खुल के बता देते कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ पर गया था और वहाँ पर जाके मेरी जेब में 2 अगरबत्ती मिली, मैंने लगा दी वहाँ पर और इस तरीके से जला दी। तो वहाँ पर जाके जो पुरोहित बैठे थे उन्होंने धागा बांधा
और धागा बांधने के बाद कुछ पूजा की क्रियाएं वहाँ पे की और बता दिया कि अब अमित के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अमित के साथ कोई एंटिटी पीछे पड़ गई थी, लेकिन वो जो भी पुरोहित थे उन्होंने इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया, इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से एग्री किया कि अब अमित के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अमित अपने घर पे वापस आ जाते हैं और अमित जैसे ही अपने घर पे वापस आते हैं वो बौखलाना शुरू हो जाते हैं। बादल अमित से मिलने आए। जब ये लोग घर पहुँचे तो अमित जो थे वो एक कोने में बैठ के एक ही बात बोल रहे थे कि मुझे उस अगरबत्ती को हटा देना चाहिए, अगर मैंने उस अगरबत्ती को नहीं हटाया तो वो लोग मुझे मार देंगे। और बादल बार बार यही पूछ रहे थे कि अमित तू कैसी बातें कर रहा है, कौन तुझे मार देगा, ऐसे थोड़ी ना होता मेरे भाई, तुझे हुआ क्या है। और अमित एक ही तरफ बैठ के बस कि मुझे उन अगरबत्ती को हटा देना चाहिए, मैंने गलती कर दी। मतलब जिस पुरोहित के पास भी ये हो के आए थे उनसे भी इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था। अमित के घर वाले बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुके थे, सॉल्यूशन दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तो पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में इन्होंने फ़ोन मिलाना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्हें पता चलता है एक दादी के बारे में, एक दादी जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और उनको इन सब चीज़ों का अनुभव था। इन्होंने इस चीज़ का प्लान बनाया कि कल ये सबसे पहले अमित को उन दादी के पास लेके जाएंगे। दादी इनके घर से 10 से 12 किलोमीटर दूर रहती थी। पूरी रात अमित पूरी तरीके से डरता रहा। घर वालों ने जगा के इस रात को निकाला। जैसे ही अमित उठते हैं सीधा अपने घर वालों के साथ उन दादी के पास जाते हैं और वो दादी देखते ही बता देती है, अगरबत्ती लगाई थी, सोचा था कहाँ लगाई है, चलो मेरे साथ। ये लोग गाड़ी में बैठ के आते हैं और कुछ रास्ता इन्होंने गाड़ी में तय करा। उसके बाद जो दादी थी उन्होंने बोला कि अमित और बादल को मेरे साथ भेज दो, मैं अपने आप जो करना है कर लूँगी। दादी के हाथ में एक चक्कू था। ये लोग दोबारा उस अबैंडेंड घर के पास जाते हैं जो खाली घर था। वहाँ पर वो पीपल का पेड़ भी था और उसके नीचे वो अगरबत्तियाँ भी लगी हुई थी। बट एक चीज़ जो देखने वाली थी, एक्चुअली में वो अगरबत्तियाँ कहीं से कहीं तक जली नहीं थी। मतलब अमित ने जो अगरबत्ती वहाँ जलाई थी, दोनों अगरबत्तियाँ जली तो थी लेकिन उसी टाइम पर वो बारिश की बूंदों से या पता नहीं किस रीज़न से वहाँ बुझ गई थी। दादी ने वहाँ पर क्या किया, जो दोनों अगरबत्ती थी उन्हें चाकू से वहाँ से निकाल दिया और ये होते ही अमित के अंदर जैसा अद्भुत सी शक्ति दौड़ गई। अमित अचानक से इतने खुश हो जाते और बादल को बोलते कि भाई फाइनली मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर से सारा भार हट गया। और ये सुनने के बाद दादी बहुत खुश थी, बादल बहुत खुश थे, लेकिन इनको अभी कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये तूफान से पहले की शांति थी। अमित, बादल और दादी तीनों पैदल पैदल सीधा गाड़ी की तरफ पहुंचते हैं। गाड़ी की तरफ पहुंचने के बाद ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं और अपनी जगह पे पहुंचते हैं। वहाँ से दादी बताती कि ऐसे ऐसे इन्होंने किसी को बुलावा दे दिया था, कोई एंटिटी थी जो दोनों एंटिटी भोग समझ के अमित के पास आ गई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, अमित अपने घर आ गया, बादल भी अपने घर आ गए जहाँ पर वो रेंट पे रह रहे थे अमित के घर पे। लेकिन एक चीज़ जो बादल ने हाईलाइट की कि अक्षय भाई उसके बाद ना, उस दिन के बाद अमित बिल्कुल बदल गया। मतलब अगले 3 से 4 महीने तक इनकी आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। दो ऐसे भाई जो आपस में सब कुछ शेयर कर रहे हैं, दो ऐसे भाई जो एक ही कॉलेज, एक ही स्कूल, सिगरेट एक जगह पे पी रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे आपस में बात भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है। बादल एक दिन इतने परेशान हो जाते हैं, सीधा अमित के पास जाते हैं, कॉलर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो तेरा भाई हूँ ना, हर वक्त मैंने तेरा साथ दिया, तू ऐसा क्यों कर रहा है। इनकी इतनी ज़ोर की लड़ाई हुई कि अमित ने एक फ़ैसला लिया। वो अपनी मम्मी के पीछे पड़ गए कि आज की आज या कल कैसे भी इन लोगों को हमारे फ्लैट से निकाल दो, मुझे ये हमारे फ्लैट पे नहीं चाहिए। अमित अपनी मम्मी के पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़े कि उनकी मम्मी को बादल और उनकी फैमिली को बोलना पड़ा कि बच्चा जिद पड़ गया, आप प्लीज़ कहीं और देख लो। बादल और बादल की फैमिली के लिए ये डिसीज़न बहुत बड़ा था, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब आपकी आर्थिक स्थिति ख़राब चल रही हो तो दोस्त के घर पे अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो रेंट आगे पीछे भी दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या कि ये जाए कहाँ। बहुत ही जल्दबाजी में ये एक फ्लैट ढूंढना शुरू करते हैं और इन्हें 3 मंजिल की एक चॉल मिलती है। तो एक चॉल जैसा एरिया जो बहुत पुराना था, वहाँ पे ये लोग शिफ्ट होते हैं एक फ्लोर पे। और उस फ्लोर पे शिफ्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो फ्लोर बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा था। बादल वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं अपनी फैमिली के साथ और अमित से उनका बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। अमित से उनकी कोई भी बातचीत नहीं होती। लेकिन यहाँ से बादल ने बताया कि भाई कोई तो बला थी जो अमित की बला अमित से उतर के मेरे ऊपर आ गई थी। मतलब अब यहाँ से 2nd चैप्टर स्टार्ट है जो मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करूँगा। जब बादल की फैमिली इस चॉल वाले घर में आई थी तो उन्होंने सोचा था कि हमने जल्दबाजी में इस घर को ले तो लिया है, हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें एकदम से निकाल दिया गया है, तो इन्होंने ये सोचा था कि हम 2 महीने में इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन जब ये लोग इस घर में शिफ्ट होते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस घर में ऑलरेडी 2 लोग ख़त्म हो चुके हैं, मालिक और उसका बेटा जिसने ड्रग ओवरडोज कर ली थी, और मालिक जो पी के बाथरूम में फिसल के गिर गया था, जिसकी गर्दन में और सर पे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। तो दोनों ही ख़त्म हो चुके थे। अब ये जानने के बाद एक इंसान के दिमाग में डर तो बैठ ही जाता है और बादल के दिमाग में भी डर बैठ गया। बादल खाट पे सोया करते थे और मम्मी और भाई नीचे सोया करते थे। अब
हमेशा बादल के दिमाग में यही चलता था कि अमित के साथ एक्चुअली में हुआ क्या थी वो एंटिटीज़, अमित ने अगरबत्ती क्यों लगाई और ऐसा सब कुछ क्यों हुआ। लेकिन ये पहली रात थी जो बादल को बहुत भारी पड़ने वाली थी। बादल जिस रात उस नए घर में आए थे, मुश्किल से 1-2 रातें बीती होंगी जब ये खाट पे आराम से सो रहे थे। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनके कान में कोई आवाज़ आई। इनको ऐसा लगा जैसे मेरे आसपास कोई है। फिर इन्हें ऐसा लगने लगा जैसे इन्हें कोई बार बार बुला रहा है, बादल बादल मेरे पास आ जा, बादल। उस टाइम पे बादल ने बताया कि अक्षय भाई मेरी रूह कांप गई थी। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मेरी मम्मी और मेरा भाई मुझे दिख रहे हैं, बट ये आवाज़ कौन सी है जो मुझे बुला रही है, और ये आवाज़ कहीं वो तो नहीं है जो अमित को परेशान कर रही थी। बादल बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, करबटें मारते रहे पर नींद नहीं आई। जैसे ही उठते हैं सुबह अपनी मम्मी को बताते कि मम्मी मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई था। इनकी मम्मी ने बोला बेटा भगवान का नाम जपो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो भी है तुम्हारे मन का वहम है, हम तो एक नई जगह पर आए हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। इनकी मम्मी ने इन्हें कन्विंस कर लिया। अब ये कॉलेज जाते थे पर अमित से फिर भी इनका मिलना जुलना होता नहीं था। वापिस आए, अगली रात सोने की कोशिश करते हैं और इनके साथ ऐसी हरकत होती है जो किसी के साथ भी हो तो वो दम तोड़ देगा। अचानक से जब ये सो रहे थे तो इनको ऐसा लगा कि कल तक जो आवाज़ थी आज इन्हें कोई छू रहा है। बार बार कमर पे, पेट पे हाथ चलने लगे। ये इतने ज़्यादा डर गए, ये खाट पे से उठे और अपनी मम्मी और भाई के बीच में लेट गए जाके। मम्मी और भाई के बीच में लेटने से इन्हें लगा कि सारी मुसीबतों का हल इन्हें मिल जाएगा। लेकिन वो जो हाथ था वो हाथ अब इनके पैरों पे चलने लगा और ये चीज़ इनको अंदर से खाती जा रही थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सुबह उठते ही बादल ने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मुझे किसी को दिखा दो इससे पहले कि मैं घबरा के मर जाऊँ। इनकी मम्मी बोलती है मैं ठीक है, पता करती हूँ कहीं पे। और इनकी मम्मी अपने जान पहचान से एक मौलाना के बारे में पता करती है और बादल को उन मौलाना के पास ले जाया जाता है। मौलाना को बादल एक एक चीज़ बताते कि पहले दिन मुझे आवाज़ आई, दूसरे दिन मुझे छुआ गया और तीसरे दिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊँगा। वो जो मौलाना थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। उन्होंने बोला कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपका पैर कहीं पड़ जाता है। एग्जैक्ट सिचुएशन ना बताते हुए उन मौलाना ने क्या करा, 4 कागज़ दिए, उसमें कुछ उर्दू से लिखा हुआ था और उन्हें बताया बादल को कि आपको 2 कागज़ पानी में डालना है और 2 कागज़ नहाने वाली बाल्टी में, आपको इनको यूज़ करना है, ये सारी प्रॉब्लमों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बादल खुश थे कि फाइनली उन्हें सॉल्यूशन मिल गया। 1 रात, 2 रात, 3 रातें बादल मुश्किल से ही खुश रह पाए होंगे क्योंकि उन दिनों भी बादल को महसूस हो पा रहा था कि उनके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और चौथी रात उनके ऊपर अटैक हो गया। कोई बहुत भारी चीज़ सीधा उनकी चेस्ट पे आके बैठ गई, उनका गला दबाने की कोशिश करती रही और बादल चिल्लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन बादल उन चीज़ों से फ्री नहीं हो पाए। जब वो चिल्ला के उठते हैं तो मम्मी और भाई को बताते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो जो भाई था वो एक नॉन बिलीवर था, इनसे छोटा था। उसने बादल का मजाक उड़ा दिया कि तूने हमारा सिर्फ टाइम बर्बाद करना है, तूने सोना वोना नहीं है, तूने हमारी भी नींद हराम कर रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर ऐसा कुछ है तो मेरे साथ हो जाए। उस टाइम पर जैसे ही बादल सोए, बादल उठे अगले दिन, उन्होंने घबराहट में घर वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होता आ रहा है। उसी रात उनके छोटे भाई के ऊपर अटैक हुआ। छोटा भाई स्लीप पैरालिसिस में चला गया और वही एंटिटी उनकी छाती पर बैठ गई और उनका गला दबाने लगी। छोटा भाई रात को चिल्ला के उठता और बताता है कि मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। तब जाके मम्मी को यकीन होता है कि दोनों भाई किसी बहुत बड़ी चीज़ से गुजर रहे हैं। और छोटा भाई तो सिर्फ इसलिए टारगेट बनेगा क्योंकि उसने बोल दिया कि कुछ है तो मेरे साथ होकर दिखाए। यहाँ पर हमेशा ऐसा होता है कि जब आप डर रहे होते हैं तो कोई दूसरा इंसान बोलता है मुझे डरा के दिखाओ, मेरे साथ करके दिखाओ, तो आप बहुत सॉफ्ट टारगेट बन जाते हो। और बादल के भाई के साथ वही हो रहा था। लेकिन क्या ये कहानी यहाँ रुकने वाली थी? ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। चीज़ें दर बदर और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही थी। इनकी मम्मी समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हम उन्हीं मौलाना के पास जाएं या फिर किसी इंसान को ढूंढे जो और भी बेहतर हो इन सब चीज़ों में। अगला दिन आया और जब ये सारे साथ में सो रहे थे तभी अचानक से बादल को लगता है कि यार मुझे वॉशरूम होके आना चाहिए। ये उठते हैं, इधर उधर देखते हैं। इन्हें महसूस तो हो रहा था कि कोई आसपास है, लेकिन इन्होंने बताया कि अक्षय भाई जब मैं वॉशरूम यूज़ करने गया, मैं वहाँ से भागता आया हूँ, वो रात मेरी कैसे कटी है मैं कभी अपनी ऑडियंस को या फिर कैसे भी आप लोगों को समझा नहीं पाऊँगा। उन्होंने बताया कि मैं वॉशरूम यूज़ करने गया, मेरे कान में एक आवाज़ आई कि बादल मैं यहीं हूँ। बादल उस टाइम पे जो वहाँ से भागे हैं, वापस आके लेटे हैं, उन्होंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बोला, बीच में लेट गए। और बीच में लेटते ही ऐसा लगा कोई पैर पे से चढ़ता सीधा उनकी छाती पे चढ़ गया। वो चिल्लाते रहे, बिदकते रहे। मुश्किल से उनके घर वालों के कानों में आवाज़ गई। उन्होंने उठाया और उठा के 5 मिनट बैठा के फिर से उनको सुलाया। सुलाने के बाद फिर दोबारा उनके साथ ऐसा हुआ कि किसी एंटिटी ने फिर दोबारा उन्हें दबोच लिया। सुबह होते ही बादल की जो मम्मी है छोटे भाई के साथ सीधा उन मौलाना के पास गई और फिर मौलाना ने एक ऐसी चीज़ बताई जो शायद हर किसी के बस की नहीं है करनी। मौलाना बोलते कि हमें बलिदान देना पड़ेगा।
2 सफ़ेद मुर्गे आएंगे, गुलाब जामुन लाने पड़ेंगे और फिर उनकी आहुति हमें चलती नदी में देनी पड़ेगी। इन्होंने उन सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया। मौलाना ने अपने हाथों से चलती नदी में वो सारी चीज़ें प्रवाह करवाई और जब ये मुड़ के चलने लगे तो इन्हें महसूस हो रहा था कि कोई तो चीज़ है जो इनके पीछे चल रही है, लेकिन मौलाना ने वहाँ पर बंधन कर रखे थे। ये लोग अपने घर पर आ गए और इन सब चीज़ों को बीते 2-3 साल हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि शरीर का एक हिस्सा अगर खुल जाता है तो वहाँ पर आत्माओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसे ही कुछ बादल के साथ हो रहा है। बादल ने बताया कि अक्षय भाई मुझे एक ताबीज़ भी दिया था उन मौलाना ने, ये सारी बलिदान भी दिलवा दिए, लेकिन आज भी मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मैं कभी सोता हूँ या अकेला होता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरे आसपास कुछ है। और एक खासियत, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो ना जहाँ पर ये एंटिटीज़ घूमती होंगी, आपका कोई एक हिस्सा होगा जो चलते चलते अचानक से सुन हो जाएगा। बादल का मानना है जब मैं चल रहा होता हूँ, मेरे लेफ्ट या राइट में कोई भी एंटिटी होती है, अगर लेफ्ट में होती है तो लेफ्ट वाला हिस्सा सुन होना शुरू हो जाता है, अगर राइट में कोई होती है तो राइट वाला हिस्सा सुन हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हालांकि बादल और उनकी फैमिली आप फिलहाल ठीक हैं, लेकिन बादल शायद एक साइकिक मीडियम बन चुके हैं जो इन सब चीज़ों को महसूस कर पाते हैं। तो साइकिक मीडियम क्या होते हैं? साइकिक मीडियम वो लोग होते हैं जो एक बार पोजेस हो जाते हैं और उनकी बॉडी में एंटिटीज़ आके जाके निकल जाती हैं और वो अपनी खुली आंखों से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी भी ये चीज़ देख सकता हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हो और शायद वो भी अपनी खुली आंखों से देखें कि उनके आसपास भी कोई एंटिटी है। खैर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा डराने का कोई ऐसा मन नहीं था, लेकिन जब वीडियो के आखिरी में आ ही गए हैं तो वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो लोग कहीं भी बैठ के स्मोक कर लेते हैं। उनके लिए खाली घर, खाली खंडर कोई मायने नहीं रखते, लेकिन आप शायद किसी के घर में बैठे हो जो आपको बुरी तरीके से सता सकता है, डरा सकता है और अगले शिकार कहीं आप ही ना हो जाओ। इस वीडियो को शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो कहीं भी घूमते फिरते हैं और आवाराओं की तरह कहीं भी बैठ जाते हैं। अब देखो, लड़कों की तो आदत होती है, कभी कभार तो हम भी बैठते हैं ऐसी जगह पे जहाँ डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, जब कन्वर्सेशन बहुत डीप होती है। लेकिन फिर भी मैं सलाह यही दूंगा कि मैं आपसे बनाऊं, आपने मुझे बनाया है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। वो एक ऐसा चैनल है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो अपनी रियल इंसिडेंट कैमरे के सामने बताते हैं। कभी अगर आपको ऐसा लगता है यार मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और आप हमारे पॉडकास्ट चैनल का हिस्सा बनना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा और जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है, प्रक्रिया बिल्कुल मैं बता देता हूँ आपको। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है, उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई मैं पॉडकास्ट में आना चाहता हूँ, दिल्ली में हमारा सेंटर है। रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम जनता के सामने वो सारा अवेयरनेस कंटेंट रखेंगे जहाँ से जनता सीख पाए, ताकि किसी की गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपको लगता है कि आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है और आप चाहते कि मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूँ, तो भी प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पर नंबर है, वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए कि अक्षय भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे ये चीज़ें घटित हुई थी, आप अपनी आवाज़ में नैरेट करें, मैं खुद नैरेट करूँगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए जितना ज़्यादा हो सके। अभी हम फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है। फेसबुक पे अगर इस वीडियो को आप कहीं देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आप हमारे फेक पेज को फॉलो कर रहे हैं, तो आपका खुद का नुकसान होगा। मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेता कि फेक पेजेस से आप कोई बेनिफिट ले पाएंगे। फेसबुक पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैंने ये चीज़ पहले ही बताई है। इसके बाद यही कहूँगा, घर परिवार में यूनिटी रखिए, माँ बाप का ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके भाई बहनों का ध्यान रखिए और ऐसी वीडियोज़ को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे कि ये चीज़ें किस कदर इंसान को बुरी तरीके से बर्बाद कर देती हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने कुल देवी देवता, ग्राम देवता, भगवान को पूजिए। माँ बाप जो अभी आपके घर पे बैठे हैं वो आपके लिए सब कुछ है, उन्हें पूजिए। कभी उनसे मुड़ के ये मत पूछिएगा कि हाँ आपने हमारे लिए किया ही क्या है। उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दिया आपके लिए, अब आपकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी है कि आप उन्हें खुश रखिए। टिल देन, नई वीडियो, नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बेटे का डेथ वो उसने नशा वशा करके सुसाइड कर लिया था। उनके फादर भी नशे में गिर गए थे बाथरूम के पास, सर में चोट लगने से वो भी डेथ हो गई उनकी। पूरा कोई इसको छू रहा है, कोई सहला रहा है, उसको भी ये महसूस होने लग गया। अभी तक वैसा ही चल रहा है कि मतलब अब ऐसा रहता है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा फील हो जाता है, जैसे कहीं नेगेटिविटी हो तो सुन हो जाता है। जिस साइड जैसे लेफ्ट में होगी तो मेरा लेफ्ट साइड सुन हो जाएगा।